यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, आपको पता होगा इन दिनों इसको लेकर हमारे देश में काफी विरोध हो रहा है, काफी प्रदर्शन भी हो रहा है। कई न्यूज चैनलों में आपने देखा भी होगा कि कुछ इस तरीके से चलाया जा रहा है कि मुसलमानों की 4 शादियों पर रोक हो जाएगी, ईसाइयों की संपत्ति बंटवारे पर रोक होगी। साथ में कहीं ना कहीं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को यानी कि इस कानून को बीजेपी का एजेंडा भी बताया जा रहा है। तो क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या ये बिल्कुल सही है? दूसरा, बताया जा रहा है कि ये कानून जो है भारत में एक समान कानून हो जाएगा, यानी कि चाहे आप किसी भी धर्म से या किसी भी जाति से हो, आपके लिए एक ही कानून होगा जिसको आपका पालन करना पड़ेगा। तो क्या इसके तहत कहीं जो आर्टिकल 25 का यूज कर बताया जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता है, कहीं उसको नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है? सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है? और अगर नॉलेज बढ़ा रहे हैं तो बनता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। देखिए, अभी इसकी जरूरत कैसे हुई, ये कहां से आया? तो 14 जून को जो लॉ कमीशन है यानी कि 22वें लॉ कमीशन ने एक बार लोगों से दोबारा से मांगी, मतलब राय मांगी कि भैया आप बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में आना चाहिए या नहीं, लागू होना चाहिए या नहीं, ठीक है? तो यहां पर हुआ ये कि जब इसको लाया गया, मतलब लोगों से राय मांगी गई, यानी कि धार्मिक संगठन हो गए, लोग हो गए, साथ में जो है अपने संस्थानें हो गई, इनसे राय मांगी गई, ठीक है? लेकिन यहां पर कांग्रेस ने इस बात को यहां पर बोला, उस लॉ कमीशन से एक बात पूछी, एक बात बताइए, 2018 में ही जो 21वां लॉ कमीशन था उसने कह दिया था कि भारत में समान नागरिक संहिता लाने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप भारत में दोबारा से इस बात को क्यों उठा रहे हैं? तो कांग्रेस जो कि भाजपा की क्या है, विरोधी है, उसने डायरेक्ट भाजपा पे आरोप लगा दिया कि भैया आप 2024 की अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आपने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को दोबारा से ला रहे हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ठीक है कि भैया 2018 में जब लॉ कमीशन ने मना कर दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, तो आप दोबारा इस पे बहस क्यों करवा रहे हो? बहस करवाने का तो कोई एजेंडा ही नहीं बनता है, ठीक है? तो ये कहा कांग्रेस ने, क्लियर है? अब बात ये आती है कि आखिर में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? ये भारत में क्या एक समान कानून हो जाएगा या सब पर एक ही कानून थोप दिया जाएगा? ठीक है, जैसे होता क्या है कि हमारे देश में मुस्लिम है, ईसाई हैं, हिंदू हैं, हिंदुओं में बहुत सारी जातियां हैं, ठीक है? मुस्लिम में बहुत सारी जातियां हैं जो अपने रीति रिवाज से शादी करती हैं, तलाक होता है या संपत्तियों का बंटवारा होता है, सबका अपने अपने तरीके से होता है, ठीक है? लेकिन बताया जा रहा है कि इस कानून के आने के बाद सबके लिए एक कानून हो जाएगा। यूसीसी का जो अर्थ होता है उसका अर्थ है भारत में रहने वाला हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, ठीक है? इसका अर्थ क्या है? भारत में रहने वाला हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि भैया सबके अपने अपने कानून हैं, किसके हिसाब से? रीति रिवाजों के हिसाब से, ठीक है ना? लेकिन अगर ये यूसीसी आता है तो समान कानून होगा, चाहे फिर वो व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी जाति को मानता हो, सरकार जो कानून बना देगी उसके अकॉर्डिंग सबको चलना पड़ेगा। वो ये कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे और ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर है? सबको एक कानून मानना पड़ेगा। अब इसमें काफी जो मुद्दे उठाए गए हैं वो है शादी के, तलाक के, जायदाद के, ये मुद्दे काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं मुद्दों के तहत हर किसी के लिए एक कानून लागू हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताऊं तो जैसे मुसलमानों में 4 शादियां करने का रिवाज है, ठीक है ना? 4 शादियां कर सकते हैं। अब एक बात और बता दूं, मुसलमानों में ही 4 शादियां नहीं होती है, बल्कि हिंदू में भी कई ऐसी जातियां हैं जहां पर 4 शादियां होती हैं, ठीक है? कौन सी है अभी आगे मैं बताने वाला हूं, थोड़ा सा मुझे भी सस्पेंस रखने दीजिए ताकि आप वीडियो एंड तक देख पाए, है ना? चलिए, तो मुसलमानों की 4 शादियों पर रोक हो जाएगी। अब इनमें जो होता है 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी, ठीक है? यानी कि सीधे तौर पर यह है कि एक कानून होगा जिसके तहत आपको चलना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा ये याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसमें जो आर्टिकल यूज होता है, यानी कि जिस आर्टिकल के तहत ये जारी होगा या बात करी जाती है वो है आर्टिकल 44, ठीक है? याद रखिएगा कि आर्टिकल 44 के तहत जो है राज्य की जिम्मेदारी बताई गई है इस आर्टिकल में कि भैया आपको ये समान नागरिक संहिता को जो है लागू करना है, लेकिन आज तक देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्लियर है? याद रखिएगा। देखिए, अभी जो है अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ये बताइए, अभी तो आपने बोला कि सबके लिए एक कानून हो जाएगा, तो इस समय हमारे देश में संविधान तो एक ही है और कानून भी मोस्टली आप जितने जानते होंगे वो तो एक ही है, तो फिलहाल क्या है? तो अभी इससे आने के बाद क्या होगा? देखिए, अभी के अगर मैं आपको करंट में बताऊं, अभी तो ये लागू नहीं है। तो देखिए, जैसे मुसलमानों के लिए है मुस्लिम लॉ बोर्ड, ठीक है? पारसियों के लिए भी अपना एक पर्सनल लॉ बोर्ड है, ठीक है? उसी तरीके से जो हिंदू है, हिंदू के लिए है हिंदू सिविल लॉ,
ठीक है। हिंदू सिविल लॉ जो है, जैसे मुसलमानों में केवल मुसलमान ही आते हैं, ठीक है। पारसी समुदाय में केवल पर्सनल लॉ है तो उनका भी अपने ही लोग आते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदू सिविल लॉ है उसमें 4 लोग आते हैं, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, ठीक है। यानी कि इन पे सब पे क्या लागू होता है, हिंदू सिविल लॉ लागू होता है। क्लियर है, यहां तक आप समझ गए कि यूसीसी का क्या अर्थ है, कौन सा आर्टिकल यूज होता है, और अभी हमारे देश में कौन कौन से लॉ हैं जिसके तहत हमारे जातियां चल रही हैं, धर्म चल रहे हैं। क्लियर है ना। लेकिन अब बात यह आएगी कि आखिर में इस जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, भाजपा तो इसे लेकर नहीं आई होगी, ये पहले कब आया था, सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत करी गई थी 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश करी, ठीक है। यानी कि इस यूसीसी की जो शुरुआत हुई वो ब्रिटिश शासन से ही हो गई थी, अंग्रेजों के टाइम से। 1835 में जब इन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी, उसमें इन्होंने कहा कि भैया हमें एक समान कानून बनाना चाहिए, यानी कि हर किसी के लिए एक ही कानून लागू होगा, ठीक है। इस 1835 की रिपोर्ट को इन्होंने 1840 में लागू कर दिया, लेकिन यहां पर इन्होंने एक पॉइंट छोड़ दिया। इन्होंने क्या करा कि धर्म के आधार पर, किसके धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया, ठीक है। और यहीं से मांग शुरू हो गई यूनिफॉर्म सिविल कोड की। क्लियर है। तो आपको ये याद रखना है, अगर कोई कभी पूछे कि शुरुआत कैसे हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहां से आई, तो अंग्रेजी शासन से ही आ गई थी, ठीक है ना। अगर दोष देना है तो अंग्रेजों को देना है, एक तो साले शासन भी करके चले गए और ऊपर से इस तरीके की फूट भी डाल के चले गए दो समुदाय के बीच में। क्लियर है। अब होता क्या है, देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हर किसी का विवाह के लिए अलग अलग लॉ है, ठीक है ना। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो ये बताया जा रहा है ना कि आर्टिकल 25 वाला जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता है उसको नुकसान हो रहा है, ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे हिंदू के लिए क्या है, हिंदू के लिए है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ठीक है। उसी तरीके से मुस्लिम का है शरीयत लॉ 1937, ईसाइयों का है ईसाई विवाह अधिनियम 1872। क्लियर है ना। तो सबके क्या है, अलग अलग एक्ट बने हुए, अलग अलग लॉ हैं जिसके तहत ये सारे समुदाय अपने हिसाब से ही शादी ब्याह, तलाक और जमीन जायदाद का बंटवारा करते हैं। क्लियर है ना। अब मैं आपको यहां पर समझाता हूं कि हिंदू एक्ट क्या है और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि मुस्लिम लॉ क्या है, यानी कि जो शरीयत लॉ मैंने अभी आपको बताया उसमें और हिंदू लॉ में क्या फर्क है आखिर में, ठीक है। और आपको एक चीज और पता होगा कि इस एक्ट का, यानी कि ये जो कानून है इसका सबसे ज्यादा विरोध भी कौन कर रहा है, मुस्लिम समुदाय कर रहा है। आखिर में क्यों कर रहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए 1948 के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद 1948 में संविधान सभा के सामने पहली बार जो है हिंदू कोड बिल पेश किया गया था, ठीक है ना। और इसका जो मकसद था, यानी कि हिंदू कोड बिल का जो मकसद था वो था महिलाओं को, ठीक है, बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसी गलत रिवाजों से आजादी दिलाना था, ठीक है ना। किसका मतलब था, हिंदू कोड बिल का, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इसका बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, ठीक है ना। इसका बहुत ज्यादा विरोध होने लगा उस समय, क्योंकि जो प्रथा खत्म हो रही थी, जैसे बाल विवाह वाली प्रथा खत्म हो रही थी, सती प्रथा खत्म हो रही थी। आपको पता होगा महिलाओं को पहले सती होना पड़ता था, है ना, पति मर जाने के बाद। इस तरीके से घूंघट प्रथा उन्हें निभानी पड़ती थी, लेकिन सरकार उसी को खत्म कर रही थी, लेकिन उसका विरोध होने लगा। तो उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या करा, इस हिंदू कोड बिल को हिंदू एक्ट में बदल दिया, मतलब इसे 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। सबसे पहला जो था हिंदू मैरिज एक्ट रखा इन्होंने 1955, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियंस एक्ट रखा 1956, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के इन्होंने क्या करा कि जो जिसका विरोध हो रहा था ना हिंदू कोड बिल का, इसको इन्होंने 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। अब ये जो बिल था इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि महिलाओं को सशक्त बनाना था, सशक्त मतलब मजबूत बनाना था, ठीक है। क्योंकि इस बिल के अकॉर्डिंग ही महिलाओं को पैतृक और साथ में पति की संपत्ति में अधिकार मिलने लगा था। क्लियर है ना। साथ ही इसका एक मतलब और भी है कि अलग अलग जातियों के 2 लोग शादी इस एक्ट के तहत कर सकते थे, ठीक है ना। अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग जाति, जैसे हिंदू में बहुत सारी जाति होती है, मुस्लिम में बहुत सारी होती है, उसी तरीके से अलग अलग जाति के लोग जो है अलग अलग जो है विवाह कर सकते थे, ठीक है ना, अलग अलग। क्लियर है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है जो कि शरीयत लॉ को और हिंदू एक्ट को अलग बना देता है, वो है तलाक का। तलाक का कैसे है, जैसे हिंदू एक्ट के तहत एक शादी अगर है तो आप दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक आपका कानूनी कार्रवाई से डिवोर्स नहीं हो जाता है,
ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो इस एक्ट के खिलाफ मैं ये कहूंगा कि हिंदू विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू विरोध नहीं कर रहे। अभी फिर एक बार बोल रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं हिंदू के अंदर जो 4 विवाह करती हैं, ठीक है ना। अभी बताता हूं, क्लियर है। तो इसके तहत यानी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट था उसके तहत ये था कि भैया आप अगर आपकी पहली शादी है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, आपको पहले तलाक लेना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी उसके बाद, ठीक है। अब आते हैं हम लोग शरीयत लो पे। शरीयत लो क्या कहता है? शरीयत लो यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ठीक है। अब ये क्या है? देश के अंदर जो है मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ठीक है, जिसके तहत मुसलमान पुरुष अपनी पत्नी को 3 बार, महज 3 बार तलाक 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 बोलने पर जो है डिवोर्स हो जाता है, ठीक है। जबकि हिंदू एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्लियर है ना। दूसरी चीज है कि हालांकि तलाक बोलकर तलाक दे सकते हैं इसमें, ठीक है, और इस लॉ में तलाक के और भी तरीके हैं वैसे तो, लेकिन दिए गए हैं, लेकिन ये सबसे पॉपुलर कहूंगा मैं, सबसे ज्यादा हिट वाला है, क्योंकि 3 बार तलाक बोलना है उसके बाद तलाक हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे अभी मैंने हिंदू एक्ट में बताया कि भैया एक शादी रहते हो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन शरीयत लॉ ऐसा नहीं बोलता है। वो कहता है कि एक पुरुष 4 विवाह तक कर सकता है, ठीक है। क्या कहता है? एक पुरुष 4 विवाह तक कर सकता है, जबकि महिलाओं के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है इस लॉ के अंदर। ऐसा तो कोई भी नहीं है कि नहीं कर सकता, ठीक है ना। महिला कब करेगी? जब तक उसका डिवोर्स नहीं हो जाता है, जब तक वो महिला ऐसा नहीं कर सकती, जबकि पुरुष ऐसा कर सकता है, क्लियर है। दूसरा, अब जब ये चीज आप देख रहे हैं तो आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा कि भैया इसीलिए जो मुस्लिम समुदाय है वो इसका ज्यादातर विरोध करता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो मुस्लिम समुदाय का विरोध करने का ये भी है कि भैया जो हम 3 बार तलाक तलाक बोल देते हैं, एक तो वो वाली प्रथा जो है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि भैया हमारे जो है महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं इसमें, क्योंकि अब जब सबके लिए एक कानून हो जाएगा तो महिलाएं कोर्ट में जाकर ये केस दायर कर सकती हैं कि भैया ये व्यक्ति मुझे तलाक देना चाहता है, क्यों देना चाहता है, कैसे देना चाहता है, क्या कारण है, वो सारी प्रक्रिया होगी, है ना। तो ये चीजें होती है। अब मुस्लिम समुदाय जो है उनका यही कहना है कि हमारा इस देश के अंदर जो है आर्टिकल 25 यानी कि जो 25वां अनुच्छेद है, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता है, आप अपने इस तरीके के कारनामे, मतलब इस तरीके का कार्य जो है, शादी हो गया तलाक हो गया, इसके लिए आप अपने लॉ के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो मुस्लिम समुदाय कहता है कि उसका उल्लंघन हो रहा है, उसका हनन किया जा रहा है इस कानून के तहत, ठीक है। तो मुस्लिमों का विरोध करने का कारण ये है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है ना, क्लियर है। ये अपने आर्टिकल 25 का यूज करते हैं, जिसमें ये इस बात को बोलते हैं कि भैया संविधान में तो ये बोला गया है कि आपको स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता, आप जिस धर्म के अकॉर्डिंग चलना चाहें उस धर्म के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है, क्लियर है। दूसरी चीज है, ये जो कानून है, जो इनका शरीयत कानून चलता है, ये पैगंबर मोहम्मद साहब के समय का है, उन्हीं की शिक्षाओं पर आधारित है, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि 1400 में हुआ था, उस समय की शिक्षा पर आधारित है, क्लियर है। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि धीरे धीरे जो है देश के अंदर आजादी के बाद से हमारी जो है स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक पर्सनली बात आप लोगों से करूंगा, ऐसा नहीं है कि छीना जा रहा है, ठीक है। 4 विवाह करना गलत है, आज के समय में 4 विवाह करना गलत है। अगर एक विवाह है, आजकल तो वही नहीं संभल रहा, तो 4 कैसे संभलेंगे, ठीक है। आप संभालने के योग्य भी है, तो आप ऐसा करिए कि जो 4 के बदले एक को ही इतना प्यार दे दीजिए कि वो आपको जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो कुल मिलाकर ये है कि कानून ठीक है, यूसीसी गलत नहीं है। अब ऐसा नहीं है, मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि आप ही में 4 विवाह होते हैं। अभी मैं आगे अभी बताने वाला हूं कि हिंदू में भी कई ऐसी जातियां हैं जहां पर 4 विवाह है, जहां पर अपने ही परिवार में भी शादियां हो जाती है, क्लियर है ना। तो वो कैसे है? तो आर्टिकल जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका विरोध मुस्लिम समुदाय इसीलिए ही करता है क्योंकि उनको लगता है कि उनके स्वतंत्रता यानी कि उनके धार्मिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंच रहा है, और कहीं ना कहीं वो जो है उनके धीरे धीरे आजादी को छीना जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कि जो हिंदू है, हिंदुओं में भी कई ऐसी जातियां हैं जहां पर 4 विवाह होती है। अब बात आती है क्या उन पर भी रोक होगी? तो मेरा आंसर है बिल्कुल, क्योंकि ये कानून सबके लिए है, सब जातियों के लिए है, सब समुदाय के लिए, कोई भी इसमें रोक नहीं सकता है। देखिए हिंदू के अंदर वो जातियां हैं वो हैं, दक्षिण भारत के हिंदुओं में भी एक से ज्यादा विवाह करने का और अपने कजन्स के साथ ही शादी करने का रिवाज है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं बिहार तमिलनाडु जैसे राज्यों की। बिहार के अंदर
2% लोग अपने कजन के साथ ही शादी कर लेती है, यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने कजन के साथ ही शादी कर लेते हैं, जबकि तमिलनाडु में यही आंकड़ा 26.1% के बराबर है। साथ ही तमिलनाडु के अंदर 10.5% ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पिता के फर्स्ट कजन जो होता है ना उसके साथ ही विवाह कर लेती हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम समुदाय में भी ऐसा नहीं होता है, बल्कि हिंदू समुदाय भी है। साथ ही तमिलनाडु में 13.5% का डाटा कहता है कि महिलाएं जो होती हैं वो अपनी मां के फर्स्ट कजन जो होता है उसके साथ विवाह कर लेती है। ठीक है, याद रखिएगा। और 3.5% तमिलनाडु में रहने वाली 3.5% ऐसी महिलाएं हैं जो कि क्या करती हैं, अपने अंकल के साथ ही विवाह कर लेती हैं। तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध अगर जितना मुसलमान करेगा उतना ही हिंदू भी करेगा, क्योंकि हो सकता है कि कई राज्यों में ऐसा हिंदू नहीं करता हो, लेकिन बहुत से राज्य ऐसा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि भारत में रह रही जनजातियां जो हैं, यानी कि आपको पता होगा कि भारत की कुल आबादी में 8% का हिस्सा जनजातियों का है। जनजातियां कौन, जिन्हें मतलब जो क्या कहते, जनजातियां मतलब जो अनुसूचित जाति में रखी जाती हैं। ठीक है, किस में रखी जाती है, अनुसूचित जातियों में रखा जाता है, यानी कि उनका समाज से बिल्कुल अलग थलग होती है ये जनजातियां। ये भारत के कुल आबादी के 100% में 8% का हिस्सा इन्हीं लोगों का है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार करीबन 10.43% करोड़ के करीब जो है इनकी जो है आबादी बैठी थी। अब मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये जो जनजातियां हैं 705 समुदाय हैं ऐसे, मतलब पूरे देश के अंदर 705 आदिवासी समुदाय हैं और इन सब के अपने अलग अलग रिवाज हैं। ठीक है, ये अलग अलग इनके अंदर विवाह होता है ना, एक से ज्यादा का विवाह इनके में भी रूल है। साथ ही जो है इनके में संपत्ति का बंटवारा अलग है, इस तरीके से है। ठीक है, तो अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो इन पर भी लागू होगा, फिर ये समाज से अलग नहीं रखे जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। देख सकते हैं आप टॉप 10 राज्य हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा समुदाय यानी कि ये आदिवासी लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिजोरम में 94.4% है, नागालैंड में 86.5% का डाटा है, मेघालय में 86.1 है और लक्षद्वीप में 94.8% का डाटा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो राज्य हैं ये तो इसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे जो जनजातियां रहती हैं उनके तो अपने रूल रेगुलेशन है, तो वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों मानेंगी। और मेघालय तो ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है, फिर भी विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया मेघालय में तो 86.1% आबादी तो जनजातियों की है, तो वो इसमें कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में साथ नहीं देगा भाजपा की सरकार होने के बाद भी। ठीक है, इसे आप समझ गए होंगे, क्लियर समझिएगा। भड़काने की कोशिश होगी हर जगह, आप देख रहे होंगे न्यूज में केवल आपको 2 समुदाय दिखाए जा रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम, बस पूरा क्लियरिटी नहीं बताया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम दिखा के खत्म कर दिया जा रहा है क्योंकि टीआरपी लानी है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब बात आती है, आप में से बहुतों का क्वेश्चन भी होगा कि अगर ऐसा होगा तो फिर सरकार इसे लागू कैसे करेगी भैया। तो सरकार आने वाले समय में हो सकता है कि इसे 10 चैप्टरों में बांट सकती है। 10 चैप्टर कौन से, सबसे पहला जो होगा वो होगा शादी की उम्र को लेकर नियम। ठीक है, दूसरा सरकार जो है तलाक के आधार से जुड़े नियम में बदलाव करेगी, तलाक से जुड़ा प्रोसीजर होगा। थर्ड, मेंटेनेंस तय करने का आधार होगा, मेंटेनेंस देने के प्रोसीजर होगा। गोद लेने का अधिकार रखेगी सरकार, गोद लेने का प्रोसीजर होगा। उत्तराधिकारी और विरासत जो है उसके नियम में बदलाव होगा। पति और पत्नियों की संख्या जो होगी उसे भी तय करने का नियम बनाया जाएगा और परिवार नियोजन से जुड़े नियम भी होंगे। तो इसका विरोध तो होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध होगा, क्योंकि कोई एक समुदाय इसका पक्ष में नहीं है, बल्कि सभी समुदाय जितने भी भारत के अंदर जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि उनके अपने अपने रूल है। और ये सारे रूल किस में चलते हैं, आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, उसका भी कहीं ना कहीं ये कानून आने के बाद वो आर्टिकल 25 का कोई यूज नहीं होगा, इसका मतलब है ना। तो इसका विरोध तो होगा, लेकिन सरकार इसे 10 चैप्टरों में इस तरीके से बांटकर हो सकता है लागू कर सकती है। ठीक है, अब कि क्यों है देश में इस कानून की जरूरत, तो देखिए इस देश के अंदर कानून की जरूरत इसलिए है क्योंकि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। ठीक है, जिससे शादी, तलाक, गोद लेने जैसे जो केसेस होते हैं उनमें बहुत बड़ा लंबा समय लग जाता है, क्योंकि सबके अपने अपने पर्सनल लॉ के तहत करना पड़ता है। ठीक है, अगर ये कानून आएगा तो सबके लिए एक हो जाएगा और न्यायपालिका पर बोझ कम हो जाएगा। दूसरा, इससे जो है महिलाओं को बहुत ज्यादा सशक्त बना दिया जाएगा। ये कानून महिलाओं को स्ट्रॉन्ग कर देगा, क्योंकि महिलाओं को आज भी बहुत, जैसे संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता, पति की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता, भैया पर्सनल लॉ है ना सबके, उसके तहत तो नहीं दिया जाता, लेकिन कानून तो देता है, लेकिन
पर्सनल लॉ मना कर देता है, और अगर कोई लड़ेगा भी तो वो कहेगा भैया हमारे लॉ में तो ऐसा है ही नहीं, फिर वो आर्टिकल 25 का यूज करता है, कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तरीके से है। तो कानून सबके लिए एक हो जाएगा, महिलाओं के लिए भी एक हो जाएगा, जो सरकार कानून बना देगी उस पर निर्भर होना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलने लग जाएगा। उनको कुल मिलाकर यह है कि वो महिलाएं जो हैं देश के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। अब बात यह आती है, क्या भारत में जैसे आज तक इसे लागू नहीं करा गया, लेकिन भारत के बाहर जो कंट्रियां हैं वहां पर यह लागू है। वो कौन सी कंट्री हैं? जैसे कि इराक, ठीक है, पाकिस्तान, ईरान, यमन, सऊदी अरब, ये सब वो कंट्रियां हैं जहां पर इनके अपने शरिया लॉ यानी कि इनके अपने पर्सनल लॉ चल रहे हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, इनके क्या हैं? अपने पर्सनल लॉ हैं, यानी कि कानून एक ही है, चाहे इनके देश के अंदर कोई भी धर्म रह रहा हो, लेकिन जो सरकार ने कानून बनाया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बस हमारा भारत देश ऐसा है क्योंकि यहां पर सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों को हित पे है तो सही, लेकिन अगर हमें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो महिलाओं के हित में यह कानून बहुत ज्यादा बात करता है, ठीक है। हालांकि सरकार को इसे लागू करने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समुदाय भी हैं, दक्षिण भारत में रहने वाला हिंदू भी है, मुस्लिम भी हैं, और भी जातियां हैं जो कि इसका विरोध जरूर करेंगी, ठीक है। लेकिन सरकार किस तरीके से करेगी वो आने वाले बात देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। दूसरा, भारत में आज तक एक ही ऐसा राज्य है जहां पर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वो है गोवा, ठीक है। गोवा के अंदर जो है पुर्तगाल सिविल कोड के नाम से इसे जाना जाता है, 1867 के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और 1961 में जब गोवा का विलय भी हो गया था ना, तब भी ये कानून वहां से हटा नहीं था, लागू रहा था, ठीक है। तो अगर आप कभी गोवा में जाकर बसेंगे तो आपको एक ही कानून मानना पड़ेगा, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी मेरे से कहीं से कुछ छूट गया हो या कुछ मुंह से गलत निकला हो तो मुझे माफ जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें छोड़ दी हो, वैसे तो मैंने पूरी उम्मीद से पूरे रिसर्च के बाद आपको ये चीजें दी हैं, अगर फिर भी आपको लगता है कि सर ने आपने ये नहीं बताया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, उसमें हम लोग और अच्छे से इसको समझ लेंगे। जो मुझे लगा वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, प्यार जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।